जो भी कल डिस्कशन हुआ था, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 5 फॉर्म है यहाँ पे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जिसमें से आइडल फॉर्म कैसा होना चाहिए? ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल, लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन विद ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, सारा इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का डेफिनेशन, जितना साइलेंट फीचर हम लोग डिस्कशन किए थे सारा इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, साइलेंट फीचर, वन मैन कंट्रोल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, undivided risk, no government regulation, no separate entity of the firm. What do you mean by no separate entity of the firm, Preeti? Preeti, rule 17. पढ़ाई हो चुकी है? Yes, ma'am. What do you mean by no separate entity of the firm? Means कि बिजनेसमैन और बिजनेस सेपरेट नहीं होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। Good. Both are act as a common man. ठीक है, मेरिट की बात करें, इजी टू स्टार्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, सारा वर्ड से क्लियर है क्या मतलब इसका? ठीक है, एक ये थोड़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इज अवॉइडेड, ये मनीष बताएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इज अवॉइडेड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैम लास्ट 2 क्लास नहीं किए थे हम। कौन बताएगा? रेज योर हैंड ओवर हियर। चंदा कुमारी बताइए। चंदा, यू वर रेजिंग योर हैंड, फिर गायब कहाँ हो गए? चंदा कुमारी, कैन यू हियर मी? रूल 37। गलती से हैंड रेज हो गया था क्या? मानसी बताइए आप। Ma'am, under concentration of economic power, the concentration of power is given to fewer hands. मतलब सबको नहीं दिया जाता है इकोनॉमिक पावर, सिर्फ कुछ लोगों को तो fewer hands में ही रहता है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। क्योंकि ये स्मॉल स्केल पे हो रहा है तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत लोग सोल प्रोप्राइटरशिप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन एक हाथ में नहीं रह करके वाइडली स्प्रेड हो जाता है। ऑलराइट, ये डिस्कशन हो गया था, मैरिट डिमेरिट डिस्कशन हो गया था। अब यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का पार्टनरशिप। ठीक है, ध्यान से समझिए, पीडीएफ आप लोग को मिल जाए। मैम, मेरिट्स और डिमेरिट्स में कितने पॉइंट लिखने हैं एग्जाम में? मेरिट में डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स, मेरिट डिमेरिट का क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर आना चाहिए। 10 मार्क्स में थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप अपने थिंकिंग और लॉजिकल बेस्ड आप आंसर दे पाए। ठीक है, मेरिट डिमेरिट आप 5 मार्क्स क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 12 मार्क्स में अगर आता भी है तो आप पॉइंट बढ़ा देंगे, अपना डिस्क्रिप्शन थोड़ा और डिटेल देंगे आप। ठीक है, हम फर्स्ट सेम के एग्जाम फैब में चांस है क्या होने का? हाँ, फरवरी में हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम। चलिए लेट्स स्टार्ट ना। और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए शुरू होने से पहले। नहीं तो लेट्स स्टार्ट ना। देखिए, सोल प्रोप्राइटर में हमने देखा कि एक पर्सन ही हैंडल करता है सारा बिजनेस, और चाहे वो मैनेजरियल स्किल जो भी उसका स्किल है, चाहे वो अच्छा हो खराब हो, वन मैन शो है, जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करता है। फाइनेंस भी है, जितना फाइनेंस है उतना ही वो बेयर करता है, लॉस अनलिमिटेड होता है। उसी का थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है आपका पार्टनरशिप,
जैसे वहां पे हम देखिए लिमिटेड फाइनेंस होता है ना, सोल प्रोप्राइटर में क्या हो रहा है, फाइनेंस जो एक पर्सन के पास है उतना ही वो फाइनेंस लगा सकता है, ठीक है, लेकिन एक से भले दो, दो से भले और अधिक लोग, तो जितने लोग, तो कैपिटल का जो लिमिटेशन है, फाइनेंस का जो लिमिटेशन है, कुछ हद तक तो इम्प्रूव हो रहा है ना। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाज इवॉल्व टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी ड्रॉबैक्स था उसको ओवरकम करने के लिए ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है आपका। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, दोनों का कंपैरेटिव फॉर्म, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अलग से चैप्टर आप लोगों को तो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए, ये कंपैरेटिव स्टडी, बस इतना ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, ठीक है, पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कंपैरिजन हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोल प्रोप्राइटर का इंप्रूव्ड वर्जन है आपका पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। आगे देखिए, एज अ साइज ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, यानी ये दोनों का इंप्रूव्ड वर्जन है पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली दोनों का इंप्रूव्ड वर्जन है, लेकिन कंपैरिजन यहाँ पे पार्टनरशिप और ज्वाइंट फैमिली दोनों में किया गया है, क्या क्या डिफरेंस है वो आगे हम लोग देखेंगे। एज द साइज ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, one person is unable to provide the necessary capital and managerial skill, क्योंकि देखिए वहां पे हम अभी तुरंत देख रहे थे कि छोटे पैमाने पे होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, हमेशा छोटे स्केल पे होता है, तो क्या होता है कि नेसेसरी कैपिटल या मैनेजरियल स्किल पॉसिबल नहीं हो पाता है अगर वो बिजनेस एक्सपेंड करे, तो जितना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, मैनेजरियल स्किल और बेहतर चाहिए होगी, यस और नो। Therefore, two or more person form a partnership to carry on business by pooling their financial resources and managerial skill, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं और फिर अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूल करते हैं, जमा करते हैं, और मैनेजरियल स्किल को भी, ठीक है। दस पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक्सटेंशन है, उसका इंप्रूव्ड वर्जन है। तो पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर मेंबर, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म होता है दो या दो से अधिक मेंबर्स से, ईच ऑफ whom इज लाइबल फॉर द फर्म्स डेट्स, ठीक है, हर एक जन, दो हो या चार हो, चारों, अगर चार जन है तो चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चारों लाइबल है फर्म के डेट के लिए, ठीक है। टू और मोर इंडिविजुअल में फॉर्म a partnership by making a written or oral agreement stating that they will carry on business jointly and will share the profit therefore, मतलब दो और दो से अधिक जो इंडिविजुअल आते हैं वो या तो रिटर्न या तो ओरल एग्रीमेंट, मतलब या है, कंपल्सन नहीं है, ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट, रिटर्न भी हो सकता है एग्रीमेंट, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट रिटर्न हो तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है, अगर वो रिटर्न नहीं है, ओरल एग्रीमेंट भी प्रोविजन है, ठीक है। लेकिन डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल ऐसा बोला जाता है, यानी एक तरीके से आपको बोला जाता है कि रिटर्न ही एग्रीमेंट करवाए तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन हाँ कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट ही हो। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, टू और मोर इंडिविजुअल में फॉर्म ए पार्टनरशिप बाय मेकिंग अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट स्टेटिंग दैट दे विल कैरी ऑन अ बिजनेस जॉइंटली एंड विल शेयर द प्रॉफिट, यानी जितने पार्टनर्स है वो लोग प्रॉफिट कितना शेयर करेंगे वो भी मेंशन होना चाहिए आपके एग्रीमेंट, ठीक है, या तो इक्वली शेयर होगा प्रॉफिट का, या तो जो भी रेशियो है वो प्रायर ही डिसाइड हो जाएगा, क्लियर। अ पार्टनरशिप इज देयरफॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन who have contributed the capital for setting up some business, ठीक है, अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है सर्टेन बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। पार्टनरशिप जैसे सोल प्रोप्राइटर था वॉलंटरी एसोसिएशन, सेम वे यहाँ भी सोल प्रोप्राइटर जैसे था वॉलंटरी एसोसिएशन, सेम वे आपका, सॉरी सोल प्रोप्राइटर में तो एक होता ही है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या इस क्लास में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हुआ है? नो मैम, बाकी है, ठीक है, बाकी क्लास में हो रहा है वही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन वॉलंटरी एसोसिएशन है, सेम वे पार्टनरशिप में भी वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी इच्छा से ज्वाइन करेंगे लोग, ठीक है, कोई कंपल्सन कोई किसी के ऊपर नहीं डालेगा। पर्सन कितना होना चाहिए ये आप लोग को पता होना चाहिए कि मिनिमम 2 और मोर पर्सन, यहाँ पे मोर में लिमिटेशन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मोर में मैं बता दूं पार्टनरशिप एक्ट में तो कहीं मेंशन नहीं है कि कितना लिमिट होना चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट में ये लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है कि 50 से अधिक लोग नहीं हो सकते, ठीक है, इट इज नॉट मेंशन इन योर मॉड्यूल,
ये पार्टनरशिप एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि पार्टनरशिप में 50 लोग से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, 50 लोग से अधिक अगर हो रहा है तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, वो पार्टनरशिप नहीं रहेगा। ठीक है, कंपनी में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए पार्टनरशिप में कहाँ थे हम लोग। who jointly and share its profit and losses, the person who enter into partnership are individually called partner। ये तो पार्टनरशिप में जो इंटर करेंगे उसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं, और मिल करके जितने पार्टनर्स हुए, जैसे मान लीजिए 20 पार्टनर्स हैं, मिल करके वो लोग कलेक्टिवली फर्म कहलाएंगे, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और द नेम अंडर विच दे कैरी ऑन द बिजनेस उसको कहेंगे फर्म नेम। फाइन। तो पार्टनरशिप को डिफरेंट स्कॉलर अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन जस्ट एक ही चीज निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन है। 6 और डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, शुरू में मैं बता चुकी हूँ 3 डेफिनेशन इज सफिशिएंट, लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो अगर सारे डेफिनेशन को गो थ्रू अगर होंगे तो देखेंगे कि एक ही जस्ट निकल रहा है। क्या, ध्यान से देखिए। पहला LH होनिंग, ये क्या बता रहे हैं, पार्टनरशिप ये रिलेशन है बिटवीन पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पार्टनरशिप में ये कंपलसरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होना कहने का मतलब 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये सब तो हम लोग को पता ही है कॉन्ट्रैक्ट में कब हम लोग इंटर करेंगे। तो वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में एक ऐसा रिलेशन है पर्सन का जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। ठीक है, who agree to carry on a lawful business। ये वर्ड को आप बाइफर्केट करके देखिए। लॉफुल बिजनेस इज नॉट अ वन वर्ड, लॉफुल अलग है, बिजनेस अलग है। यानी पार्टनरशिप में आपका ये इंश्योर करेंगे कि बिजनेस हो सबसे पहला, यानी प्रॉफिट मोटिव हो, और दूसरा लॉफुल हो। एग्जाम्पल से अगर चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम घर बना रहे हैं, घर बना के हम खुद ही रह रहे हैं, तो बिजनेस तो हो नहीं रहा है। ठीक है, यही अगर हम बिजनेस पर्पज से अगर यूज कर रहे हैं तो ही पार्टनरशिप कहलाएगा। और दूसरा चोरी डकैती वगैरह कर रहे हैं तो दैट इज नॉट लॉफुल, ये सब तो लीगल है नहीं। 4-5 लोग मिल करके चोरी डकैती वगैरह कर रहे हैं तो दैट इज नॉट लॉफुल। तो पार्टनरशिप में ये इंपॉर्टेंट है कि लॉफुल होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड देखिए, सारे डेफिनेशन में कंक्लूजन जब हम लिखते हैं, सारे डेफिनेशन का हम कीवर्ड उठाते हैं। यानी अभी जो मैं लेक्चर आपको दे रही हूँ, आपका पेन चलना चाहिए कीवर्ड LH होनी। यहाँ पे कीवर्ड हम क्या देखें, कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और दूसरा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन। ठीक है, 3 कीवर्ड इससे निकल के आया, एक कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल बिजनेस एंड प्राइवेट गेन के लिए ही मोटिव होना चाहिए। प्राइवेट गेन मतलब प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, बिना किसी मोटिव के तो कोई पार्टनरशिप में एंटर करेगा नहीं। तो ये पहला डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन में किम्बल के बारे में डिस्कशन करते हैं। किम्बल क्या बोलते हैं पार्टनरशिप के बारे में? पार्टनरशिप और फर्म एज इट इज ऑफन कॉल्ड इज अ ग्रुप ऑफ मेन हु हैव जॉइंट कैपिटल और सर्विसेज फॉर द प्रोसिक्यूटिंग ऑफ सम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे क्या कीवर्ड है कि पार्टनरशिप में लोग मिलते हैं एंड गिव देयर कैपिटल एंड सर्विसेज, अपना फाइनेंस दे रहे हैं और अपना सर्विसेज दे रहे हैं किसी एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए। तो ये बेसिक एम्फेसिस कर रहे हैं कि ज्वाइंट कैपिटल और सर्विसेज दे रहे हैं। यस, की पॉइंट अब तक कितना मिला? 3 पॉइंटर्स हो गए। पहला, पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, फिर कैरिंग लॉफुल बिजनेस एंड ज्वाइंट कैपिटल और सर्विसेज। ठीक है, अब आगे चलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, ये जब आप देखिए कि इसमें से अगर हमको सेलेक्ट करना हो कौन सा 3 डेफिनेशन चूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है आपको, खुद से ही देखिए बताइए। पार्टनरशिप एक्ट। जहां एक्ट आ गया मतलब दैट डेफिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस स्कॉलर्स। ठीक है, तो एक्ट क्या प्रिस्क्राइब है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप का अलग डेफिनेशन है, पार्टनरशिप एक्ट में अलग डेफिनेशन है, और आगे भी अगेन स्कॉलर का ही डेफिनेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज द रिलेशन व्हिच सबसिस्ट बिटवीन पर्संस who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profit therefrom between them। यानी पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें लोगों के बीच में आदान प्रदान होता है, या लोग आके कंबाइन करते हैं, एग्री करते हैं किस चीज के लिए?
प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए, अपना लेबर शेयर करने के लिए, अपना स्किल शेयर करने के लिए, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, और प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ठीक है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है क्या चीज, दे कम टुगेदर फॉर दीज थिंग, फॉर कंबाइनिंग देयर प्रॉपर्टी, लेबर एंड स्किल एंड टू शेयर द प्रॉफिट। ठीक है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of the business carried on by all and any one of them acting for all। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि अभी तक जो देख रहे हैं डेफिनेशन, चलो ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट शेयर होगा, ये सब तो कॉमन है, इन कॉमन है सारे डेफिनेशन, बट व्हाट इज दिस, द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एनीवन कैन एक्सप्लेन? मैम, दो लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। ये तो फर्स्ट No, वाला no. पार्ट है, मैं इसके बारे में बोल रही हूँ, यहाँ कर्सर मूव हो मैम रहा है। प्रॉफिट जो है वो किस, या तो सब प्रॉफिट शेयर करते हैं, या फिर कोई एक जो है वो सबके, मतलब सबके बदले में अगर वो बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, तो अगर सारे मैम। मेंबर्स जो है पार्टनरशिप के वो एग्री करे तो वो भी प्रॉफिट शेयर कर सकता है। हाँ रिया आप बताइए। मैम, कोई बिजनेस जो कि सारे मेंबर्स पार्टनर्स के अंडर जो भी 1 2 3 मेंबर्स है वो सारे कंडक्ट करके उसके बाद जो बिजनेस हो रहा है उसकी प्रॉफिट की बात हो रही है, या फिर कोई एक मेंबर जो बाकी मेंबर्स के बदले में भी काम कर रहा है? बदले में भी काम कर रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट। एक्टिंग फॉर ऑल, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर मान लीजिए 4 लोग पार्टनरशिप में हैं तो सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी कोई थर्ड पार्टी आया आपके मतलब फर्म पे और एक पार्टनर, मान लीजिए पार्टनर ए कुछ बोल दिया तो बाकी 3 पार्टनर ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे से नहीं उससे जाके बात करिए। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी स्टेटमेंट बोलने से पहले आप चारों पार्टनर से डिस्कशन करेंगे, तभी आप कोई स्टेटमेंट बोल सकते हैं या किसी को प्रॉमिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉमिस किया तो उसका अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, मतलब वो शेयर करे सारी चीजें कि हाँ वो थर्ड पर्सन आया था, उसको मैंने ये एग्रीमेंट किया, तो आप तीनों भी जान लीजिए। ठीक है, तो ये आप बोल के नहीं छूट सकते कि पर्सन ए बोला है तो उससे जाके आप बात करिए। तो एवरीवन इज एक्टिंग फॉर वन एंड अनदर पर्सन। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए यही प्रॉब्लम होता है पार्टनरशिप में कि कोई अगर मान लीजिए बिट्रेयर है या सही पार्टनर नहीं है, ठीक है, धोखा देने वाला पार्टनर है, तो बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ जाता है। राइट, ये पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, विलियम आर स्पिरिगल, ये क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप, बाकी ये सब तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ऊपर का ये 3 डेफिनेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर लिखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट जरूर लिखिएगा, और इधर इसके कंपैरिजन ये नाम ज्यादा फेमस है, किम्बल। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप किम्बल को देखें। ठीक है, तो ये ज्यादा फेमस पर्सनालिटी, और अदरवाइज आई लीव अप टू यू, जो आपको कंफर्टेबल डेफिनेशन लग रहा है वो आप लीजिए, और लास्ट में अपना वर्ड जरूर रखना है, लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए विलियम आर स्पिगल क्या बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप हैज 2 और मोर मेंबर, ईच ऑफ whom is responsible for the partnership। ठीक है, ईच ऑफ द पार्टनर्स में बाइंड द अदर फॉर डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप। वही बात है कि 2 या 2 से अधिक मेंबर होते हैं, सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टनरशिप के लिए, डेट के लिए सारे पार्टनर बाध्य होते हैं। बाइंड द अदर मतलब कैसा, सारे पार्टनर बाध्य होते हैं फर्म या पार्टनरशिप में कोई अगर कर्ज होता है तो। नेक्स्ट है JL हेंसन, वो क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which 2 or more person up to a maximum of 20, यहाँ पे up to a maximum of 20 ये पुराना डेटा है, in ordinary business and 10 in banking business join together to undertake some form of business activity। JL हेंसन बोलते हैं कि यहाँ पे मेंबर्स के ऊपर एम्फेसिस किया हुआ है कि मैक्सिमम 20 अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो, और अगर बैंकिंग है तो 10। ठीक है, इतने मेंबर्स अगर मिल रहे हैं और फर्म चला रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। ठीक है, ये था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। नोट्स जरूर बनाना है, PDF के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, इसमें आप अपना डिस्क्राइब करना सीखेंगे, कैसे लैंग्वेज अपना दिया जाता है वो सीखेंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाइए, वर्ड्स अपना नोट्स में अपने वर्ड्स में लिखिएगा। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स में सबसे पहला है जो सारे डेफिनेशन में था कि 2 और मोर पर्सन इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली 2 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्म?
सोल प्रोप्राइटरशिप। sole proprietor, तो इसमें पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक मेंबर का होना जरूरी है। बाकी ये चीज मेंशन्ड है यहाँ पे, एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, अ पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद हिमसेल्फ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन अदर टाइप ऑफ बिजनेस। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया है कि 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है, मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। If the number of partners exceed the prescribed maximum, it would become an illegal association of person। यानी ये लिमिट को अगर कोई क्रॉस करता है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहला करके इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वाला फीचर भी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ था कि हमेशा ओरल और रिटन दोनों हो सकता है एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person। The relation of partnership arises from the formation of a contract and not from the status or birth। यानी birth यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है, ये बेसिकली कंपैरिजन कर रहा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के साथ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, जैसे उस परिवार में आप जन्म लिए ऑटोमेटिकली आप मेंबर हो गए उस बिजनेस के। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ये होता है, ये कंपैरिजन हो रहा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली से कि रिलेशन ऑफ द पार्टनर आपके फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता है, ना कि आप उस फैमिली में जन्म ले लिए या बर्थ से या स्टेटस से, राइट। आपका फॉर्मेशन होना जरूरी है, डजंट मैटर कि आप सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है। इफ अ प्रोप्राइटर गिव्स अ शेयर इन प्रॉफिट टू हिज एम्प्लॉय, इट विल act to be called a partnership unless is an agreement of partnership between the two, ठीक है। अगर यहाँ क्या था, proprietor give the share in profit to his employee, it will not be called partnership। कहने का मतलब प्रोप्राइटर में, सोल प्रोप्राइटर की बात हो रही है कि अगर सोल प्रोप्राइटर में अगर वो शेयर दे रहा है प्रॉफिट का तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा अनलेस एग्रीमेंट हो रहा है पार्टनर्स के बीच में कि हाँ इतना हमको मिलना ही मिलना है एवरी मंथ। सोल प्रोप्राइटर तो अपने विल पे देगा, सोल प्रोप्राइटर को अपना प्रॉफिट शेयर अगर करना है तो विल पे वो शेयर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है कि आप कितने रेशियो में डिवाइड करना चाह रहे हैं अपना प्रॉफिट, ठीक है। इट कैन बी इक्वल, और अगर कोई और रेशियो है, ठीक है, अनइक्वल रेशियो है तो दैट रेशियो शुड आल्सो बी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट में बी ओरल और इन रिटन, but it must satisfy all essential of valid contract, ठीक है। एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन जितना भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी एसेंशियल्स है वो उसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है एग्रीमेंट में, ठीक है। ये था एग्रीमेंट का बात। लॉफुल बिजनेस अभी तुरंत हम लोग समझ लिए हैं, क्या था लॉफुल बिजनेस, श्रुति? यस मैम। लॉफुल बिजनेस क्या एक्सप्लेन किया गया? मैम कि ये फुल के हिसाब से चलना चाहिए। किसके हिसाब से चलना चाहिए? अभी मैंने एग्जांपल भी देके समझाया, हाँ मैम लॉ के हिसाब से। ठीक है, लॉ के हिसाब से तो वही फीचर है कि लॉफुल होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट फीचर है कि पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइंटली ओन अ हाउस विदाउट कैरिंग ऑन द बिजनेस इज नॉट पार्टनरशिप। अगर हम घर ले रहे हैं बिना पार्टनरशिप के या बिना बिजनेस पर्पज से, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। एंड मोर ओवर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स मस्ट बी लॉफुल। इलीगल एक्ट सच एज थेफ्ट, डकैती, स्मगलिंग etc cannot be called partnership, ठीक है। तो लॉफुल बिजनेस इज इंपॉर्टेंट फीचर इन पार्टनरशिप। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी अभी डिस्कशन हो गया कि जो भी आपका रेशियो है, जो भी एग्रीड रेशियो है आप लोगों का पार्टनर्स के बीच में, दैट मस्ट बी इन रिटन। इट इज मतलब सजेस्टेड दैट इट शुड बी इन रिटन, अदरवाइज एग्रीमेंट अगर ओरल भी है तो आपको स्पेसिफाई कर देना है प्रायर ही। The agreement between the partner must be to share the profit of the business. There can be no partnership without the intention of mutual gain. बिना mutual gain के किसी के बीच में partnership नहीं होता. The profit must be distributed among the partners in an agreed ratio. Similarly, losses should also be shared among the partners. ठीक है, प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट उस रेशियो में शेयर करेंगे, और अगर लॉस होता है तो ऑब्वियसली सिर्फ प्रॉफिट तो होता नहीं किसी बिजनेस में, लॉस भी अगर होगा तो वो भी आपको स्पेसिफाई करता है कितने रेशियो। तो जितने रेशियो जनरली क्या होता है, जितने रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उतने ही रेशियो में लॉस भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है,
ठीक है। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी भी हम लोग डेफिनेशन में डिस्कशन कर रहे थे कि सारे पार्टनर एक्ट, ठीक है, एक दूसरे के लिए लाइबल है। तो पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, ठीक है। In other words, every partner is an implied agent. What do you mean by implied agent? मतलब आप लोगों को implied agent का मतलब, एजेंट का क्या काम क्या होता है? कोई किसी के तरफ से काम करता है ना, किसी के बिहाफ में काम करता है। तो वही बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप में सब लोग एक दूसरे का ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड एजेंट होता है, ठीक है। इम्प्लाइड मीन्स इट इज मतलब नो नीड टू एक्सप्रेस और स्पेसिफाई, implied means it is there in the law, ठीक है। automatically it is implied that every partner is agent of each other, understood? Each partner is liable for acts performed by other partner on behalf of the firm. In addition to other feature, यहाँ पे और है utmost good faith. What do you mean by this utmost good faith, Yamini? Yes, ma'am. Utmost good faith मतलब विश्वास, गुड फेथ होना चाहिए। फेथ यहाँ पे तो वर्ड लिखा है ना, मतलब पार्टनरशिप विश्वास पे चलता है, राइट। तो हम आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप मेरे से कुछ नहीं छुपा रहे हैं, और बाकी मेंबर्स आप पे विश्वास करेंगे कि आप कुछ नहीं छुपाएं, ठीक है। तो सबको एक दूसरे के प्रति utmost good faith होना चाहिए, ठीक है। तो इन पार्टनरशिप one partner can bind the other by any of his act performed, ये अलग अलग लिखा है, performed in the normal course of business. Therefore, partners have a duty to observe utmost good faith in the business dealing. They must disclose all the information they possess to the other and be true to each other, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी एग्रीमेंट, इवन किसी थर्ड पर्सन को अगर आप कुछ प्रॉमिस भी किए हो या सर्टेन एग्रीमेंट भी किए हो, तो सारा कुछ आपके पार्टनर्स को भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सारा कुछ, सारा इंफॉर्मेशन अगर आपके फर्म से रिलेटेड है तो आप डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। बाकी लाइबिलिटी यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में भी अनलिमिटेड होती है, यहाँ भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। ईच पार्टनर इज लाइबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द फर्म्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर. They mean that if the firm's assets are inadequate to meet its debt in full, even the personal property of the partner can be attached to satisfy the claim, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी यही होता है कि आप मान लीजिए 4 पार्टनर हैं और आउटसाइडर से रिलेशन हो रहा है इसका, कि आउटसाइडर कोई आपका डेट वगैरह नहीं आप चुका पा रहे हैं, तो उस केस में आपका पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल हो सकता है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। यहाँ पे ऑल ध्यान रहे, 4 में अगर 2 का कंसेंट हो गया तो भी आपके पास परमिशन नहीं है कि आप ट्रांसफर कर सके, ठीक है। आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर कि आप अपना इंटरेस्ट या अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज नो लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस। आपका पार्टनर से ही है, पार्टनर्स के इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, ये सब अगर हो जाता है तो बिजनेस भी एंड हो जाता है, ठीक है। तो नो लीगल एंटिटी इसमें है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है, पार्टनरशिप इज एन लीगल एंटिटी और नॉट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप, लेकिन एक दिन में इतना नहीं, अभी अब आप लोग बताइए कितना आप ग्रैब कर पाए। अभिषेक, रोल 21। बताइए जो भी अभी डिस्कशन हुआ पार्टनरशिप का फीचर्स एंड ऑल। Features 2 or more person. In a partnership, there are 2 or more person. ठीक है। Maximum number of person can be 10, not more than 50, according to the company act. Very good. Second part on agreement, partnership of the share of the any legal activity written or oral in an agreement. Very good. Lawful be
ये अब कोई और, आपका तो समझ में आ गया। रुपेश आप बताइए, लॉफुल बिजनेस, यस मैम, लॉफुल लेट से बिजनेस। ज्वाइन हुआ था मेरा, मैंने सुना नहीं है लॉ। मनीष, The business carry on by the partner must be lawful, legal. मस्ट बी लीगल। यामिनी, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट में क्या बताया गया था? द एग्रीमेंट मैम, जो भी प्रॉफिट बिजनेस को होगा वो मतलब पार्टनरशिप में इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। और प्रॉफिट अगर लॉस भी होगा तो मतलब सेम रेशियो में ही करेंगे। वेरी गुड, यानी सब फोकस थे। म्यूचुअल एजेंसी में क्या बताया गया था श्रुति? मैम पार्टनरशिप में एक दूसरे के तरफ मतलब लायबल रहना है, कुछ भी अगर होगा तो एक दूसरे को बताना है, सच जो भी है। इम्प्लाइड एजेंट है जो बताना है, दैट इज ओवर हियर 6 लायबल टू ईच अदर। ये एटमोस्ट गुड फेथ में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो ही गया, रिस्ट्रिक्शन है हो गया, नो लीगल एंटिटी हो गया, ठीक है। हमारे पास टाइम है, ये वाला हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्शन ऑफ पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली। ऐसे तो देखने में दिक्कत होगा। यहाँ पे 3 का डिफरेंशिएशन किया गया, कंपैरिजन किया गया है, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली और प्रोप्राइटरशिप। तो एक ही पेज में सारा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। पार्टनरशिप में अभी हम लोग देखें कि यहाँ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एग्रीमेंट है, जो भी है ओरल है, रिटर्न है, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बाय बर्थ आपका हो जाता है फॉर्मेशन। बाय बर्थ मतलब आप उस फैमिली में जन्म लिए, ऑटोमेटिकली आप उस बिजनेस के मेंबर हो गए, ठीक है। प्रोप्राइटर में ऑब्वियसली वन मैन शो है, एक ही आदमी काम करने वाला है, तो किसके साथ एग्रीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, तो इस 3 में से किसी पे नोट्स अगर आए तो आपको सिर्फ ये चार्ट दे करके जाना है, सफिशिएंट है। नंबर ऑफ द मेंबर्स अभी तुरंत डिस्कशन हुआ, अभिषेक भी बताया कि 2 और मोर होना चाहिए, मैक्सिमम में 10 बैंकिंग में और 20 कोई और बिजनेस है तो। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में नो मैक्सिमम लिमिट, ऑब्वियसली जितने मेंबर हैं, जितने फैमिली मेंबर उतने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आ जाएंगे। यहाँ भी 2 और मोर पर्सन है। प्रोप्राइटर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि वन मैन शो है, ठीक है। अब फीमेल स्टेटस की बात करते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप में इक्वल स्टेटस है, स्टेटस ऑफ द फीमेल इक्वल है। पार्टनरशिप में कोई भी फीमेल आकर के पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन यहाँ ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोपार्शनल मतलब पार्टनर की बात हो रही है, कोपार्शनल मतलब पार्टनर, लेकिन पार्टनर यहाँ टर्म नहीं होगा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में पार्टनर को हम लोग टर्म देते हैं कोपार्शनल, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोपार्शनल ही लिखेंगे, पार्टनर नहीं लिखेंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, पार्टनर नहीं लिखेंगे, कोपार्शनर ही लिखेंगे, ठीक है। कैन नॉट बी कोपार्शनल। और प्रोप्राइटर में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फाइन। अब आ जाइए 4th पॉइंट में, लाइबिलिटी एंड रिस्क। यहाँ पे लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अभी तुरंत देखिए कि अनलिमिटेड पार्टनर बियर रिस्क ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअली। यहाँ पे लिमिटेड एक्सेप्ट फॉर कर्ता, कर्ता होता है हेड ऑफ द फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता बोलते हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो ध्यान दीजिए, कर्ता कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली को। बस उन्हीं का लाइबिलिटी होता है अनलिमिटेड, बाकी जितने मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी होगी लिमिटेड। तो इसीलिए लिखा हुआ है लिमिटेड एक्सेप्ट फॉर कर्ता। अब प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो देख चुके हैं क्या होता है प्रोप्राइटरशिप में, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अब पोजीशन ऑफ माइनर, माइनर किसको कहते हैं ये पता है क्या? बिलो 18। बिलो 18 को हम लोग माइनर कहते हैं। तो पार्टनर्स में अभी हम देख लिए कि कॉन्ट्रैक्ट वो करने लायक होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन है कि उसमें 18 ईयर से एबव ही इंटर कर सकते हैं एग्रीमेंट, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप में कि कैन नॉट बी द पार्टनर, माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो सर्टेन राइट दिया गया है माइनर को, वो हम आगे देखेंगे कि कुछ कुछ राइट दिया, पार्टनर तो नहीं हो सकते
लेकिन हाँ प्रॉफिट शेयरिंग में और बहुत सारे चीजों में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जब हम टाइप ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे ना तब वो चीज देखेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकते। यहाँ पे माइनर हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बन सकते हैं, फीमेल के पास राइट नहीं था लेकिन माइनर यहाँ पे बन सकते हैं। और यहाँ भी सोल प्रोप्राइटर में भी जब जान नहीं रहे हैं कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी है नहीं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं है, तो सेटअप कर सकते हैं बिजनेस। अब मैनेजमेंट की बात करें, बाय ऑल पार्टनर्स और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये म्यूचुअल एजेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर हम वन वर्ड दें ना तो उसको वन वर्ड में म्यूचुअल एजेंसी बोलेंगे। ठीक है, वन वर्ड अगर दें इस लाइन को, बाय ऑल पार्टनर और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। फाइन। यहाँ पे ओनली बाय द कर्ता, मैनेजमेंट कर्ता यानी हेड ऑफ द फैमिली जो है, सारा कंट्रोल सारा मैनेजमेंट ज्वाइंट हिंदू फैमिली में उन्हीं के पास होता है, कर्ता के पास, हेड ऑफ द फैमिली के पास, इसके अलावा किसी के पास नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर के पास होता है प्रोप्राइटरशिप में, वहां पे सिंगल मैन है तो ऑब्वियसली सारा मैनेजमेंट सारा कंट्रोल सिंगल हैंडेडली वही संभालते हैं। फिर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्रीड रेशियो में डिवीजन होता है अमंग पार्टनर्स। यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में इक्वल शेयर है और यहाँ पे ऑल प्रॉफिट फॉर प्रोप्राइटर नो डिवीजन। ठीक है, जितना प्रॉफिट है ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर के पॉकेट में ही जाता है। और आगे देखिए लीगल एग्जिस्टेंस, अभी तुरंत देखिए कि डिसॉल्व विद डेथ। ठीक है, कुछ भी सिर्फ डेथ यहाँ पे दिया है, चाहे डेथ हो चाहे आपका इंसॉल्वेंसी हो, ठीक है, या अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो उस सारे केस में ये डिसॉल्व हो जाता है आपका पार्टनरशिप फॉर्म। और यहाँ पे नॉट डिसॉल्व बाय डेथ ऑफ द मेंबर, क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बहुत मेंबर रहते हैं तो जो नेक्स्ट सक्सेसर होते हैं, ठीक है, वो संभाल लेते हैं बिजनेस। नेक्स्ट, डिसॉल्व विद डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, वन मैन शो है वो नहीं तो बिजनेस किसका। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ की बात करें तो ये आपका गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, ये गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू, और आपका प्रोप्राइटर गवर्न होता है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे रेगुलेशन की बात करें, डिजायर्ड बट नॉट कंपल्सरी। ठीक है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है और यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, प्रोप्राइटर में भी जरूरत नहीं है और इसमें भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे डिजायरेबल बट नॉट कंपल्सरी मतलब कि आप चाहें तो रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं मन है तो मत करवाइए। लेकिन आगे बताया जाएगा आपको नहीं अगर करवाते हैं तो क्या क्या इसका ड्रॉबैक्स है। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स को देखते हुए फिर आपको लगेगा कि करवा ही लेना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि रजिस्ट्रेशन करवा लें तो क्या क्या फायदा है, रजिस्ट्रेशन अगर आपका पार्टनरशिप फर्म का नहीं है तो फिर क्या क्या आप नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी पे आप केस नहीं कर पाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी आप पे केस कर लेगा, आपका चाहे रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, थर्ड पार्टी के अगर आपको कुछ कंप्लेन कर रहा है या आपको कुछ क्लेम कर रहा है तो थर्ड पार्टी आपके ऊपर क्लेम कर लेगा और फाइल कर देगा कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। और भी ऐसा बहुत सारा चीज है जो सुनने के बाद लगता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ही फायदेमंद है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजायरेबल बट नॉट कंपल्सरी। आगे है मेरिट ऑफ पार्टनरशिप, तो ऑब्वियसली यहाँ तक रहने देते हैं, और एल्स अगर कैपेसिटी है तो मेरिट भी कर लेते हैं। यू ऑल से मैम कर दीजिए। क्या सट्टू कुमार, मेरिट कर किया जाए या फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाए? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इससे पहले का जितना डिस्कशन हुआ है वो आंसर चाहिए। पहला 5 minutes we will be discussing, we will be asking question and answer, and after that we will proceeding to the next topic, that is merit of partnership. ठीक है, इतना तक आप लोग पढ़ के रखिए।